नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। न्यूज रूम लाइव में आज बात करेंगे, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और आप थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। एक बड़ी जानकारी इस वक्त, कुछ ही देर में मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या में पहुंचेंगे सीएम साई जो है वो आज अयोध्या पहुंचेंगे पूरे मंत्रिमंडल के साथ। रामलला के दर्शनों के लिए वो आज जो है वो अयोध्या में पहुंचने वाले हैं। तो थोड़ा सा समय और थोड़े से समय के बाद जो है वो सीएम अपने पूरे कैबिनेट के साथ, पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या में पहुंचेंगे और श्री रामलला के दर्शन भी वहां पर करने वाले हैं। लगभग अभी से लगभग शाम 5 बजे तक सीएम जो साय है, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो अयोध्या में रहेंगे, राम मंदिर में ही रहेंगे। वहां पर पहले दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद पूरे मंदिर का भ्रमण भी आज सीएम जो है वो करने वाले हैं। और खास बात यह है कि पूरा मंत्रिमंडल भी उनके साथ आज साथ रहने वाला है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले साल, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए और वहां पर बीजेपी ने जमकर वहां पर अच्छा जो है वो किया है। विधानसभा में भी वहां पर सरकार बनाई थी कांग्रेस को पछाड़कर, लोकसभा में भी वहां पर जो है वो बड़ी सफलता बीजेपी के हाथ लगी थी। 11 में से 10 सीटें वहां पर बीजेपी ने अपने नाम की थी। और उसके बाद सीएम बनने के बाद ये जो दौरा है, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला दौरा रहेगा पूरे मंत्रिमंडल का, पूरी कैबिनेट का। तो कुछ समय ऐसे निर्धारित समय जो है वो 11:15 बजे है, 11:15 बजे के आसपास वो अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर दर्शन पूजन करेंगे पूरे मंत्रिमंडल के साथ। वहां पर जो है वो पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें आपके सामने, जब रायपुर से वो रवाना हुए थे और इसके लिए कुछ खास जेट भी बुक किए गए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, पूरा मंत्रिमंडल है जिनके साथ वो अयोध्या में पहुंचेंगे। आज वहां पर दर्शन पूजन भी करेंगे। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अयोध्या में रहेंगे। आज थोड़ी देर में वहां अयोध्या में पहुंचने वाले हैं और वहां पर दर्शन पूजन भी आज करने वाले हैं। आज पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या धाम जा रहे हैं भगवान राम के दर्शन के लिए और वहां पर छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। शिवरी नारायण के पेड़ और बाकी उपहार भी लेके जा रहे हैं। हाँ, बेर तो फेमस है। भगवान राम अपने वनवास काल में माता सबरी के जूठे बेर खाए थे, तो आज प्रसाद के रूप में सबरी के बेर भी ले जा रहे हैं, वहां का जल भी ले जा रहे हैं, महुआ का फल भी ले जा रहे हैं। सर, ये बारिश नहीं हो रही तो क्या आप प्रार्थना भी करेंगे क्या प्रभु राम जी की अच्छी बारिश हो? अब छत्तीसगढ़ की खुशहाली जब बोले तो सब चीज उसमें आ जाता है। तो तस्वीरें आपके सामने, पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो अयोध्या में पहुंचने वाले हैं। चंद मिनटों के बाद वो अयोध्या में पहुंचेंगे और वहां पर आज मंत्रिमंडल के साथ दर्शन पूजन करेंगे, रामलला के वहां पर आशीर्वाद लेंगे और प्रदेशवासियों के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, प्रदेशवासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों के लिए भी सुख समृद्धि के लिए आज मुख्यमंत्री कामना करेंगे और आगे बढ़ने के लिए भी वहां पर कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों के लिए विकास कैसे करना है उसके लेकर भी आशीर्वाद लेंगे। तो फिलहाल कुछ समय के बाद हम भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, मंदिर में पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन करेंगे। और आज लंबा समय उनका जो है वो मंदिर में रहने वाला है। लगभग 11:15 से लेकर शाम 5 बजे तक वो मंदिर के आसपास में रहेंगे। पहले दर्शन पूजन होगा और उसके बाद पूरे मंदिर का वो भ्रमण भी करने वाले हैं पूरे कैबिनेट के साथ। तो तस्वीरें आपके सामने, जब वो रायपुर से अयोध्या की तरफ रवाना हुए थे उस समय की तस्वीरें, और जब रवाना हुए थे उससे पहले जय श्री राम के नारे भी हमने देखे एयरपोर्ट पर किस तरह से लगाए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके साथ जो कैबिनेट है पूरे उल्लास और पूरे उत्साह के साथ वो वहां से जो है अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, ये आज बड़ी अपडेट और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं कि करी लड्डू का आज वहां पर भोग भी लगाने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय, क्योंकि ये महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। इससे पहले जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि ये काफ़ी खास रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बड़े कदम उठाए हैं। जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र ने कुछ कानूनों में संशोधन किया है।
सपनों में संशोधन किया है। ये बड़ी अपडेट है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया गया है। एमएचए की तरफ से यह फैसला लिया गया है। एसीबी के लिए एलजी की अनुमति जो है वो लेनी होगी। एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं भी इसमें शामिल हैं। तमाम ये तरह की चीजें जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, इस कानून में रखी गई हैं। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन कर यहाँ पर चाहे वो एलजी उनकी शक्तियों को बढ़ाया है, उन्हें और यहाँ पर जो है वो शक्तियाँ दी गई हैं, ट्रांसफर्स की शक्तियाँ दी गई हैं और भी तमाम तरह की पावर्स जो हैं उनको दी गई हैं, जिसमें आपको बताना चाहेंगे कुछ अहम चीज़ें शामिल हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद कुमार भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले जो केंद्र सरकार ने एमएचए की तरफ से जो एक बड़ा यहाँ पर कदम उठाया गया है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने एलजी, सीएस को प्रशासनिक सचिवों, उसके बाद एआईएस अधिकारियों के तबादलों का अधिकार दिया है, यानी वो अपने स्तर पर तबादले कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर बिजनेस रूल्स में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, ये भी एक अहम बिंदु है। और एलजी के सामने रखे जाने तक पुलिस के प्रस्ताव खारिज नहीं होंगे। ये कुछ तमाम महत्वपूर्ण चीजें इसमें शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। तो ये संशोधन जो किया गया है, खासतौर पर एमएचए की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई हैं, तो क्या है ये, थोड़ा सा आप साधारण शब्दों में समझाइएगा। शीतल, ये जम्मू कश्मीर बिजनेस रूल 2019 है, उसमें अमेंडमेंट की गई है। उसमें अमेंडमेंट इस तरीके से किया गया कि कहीं ना कहीं एलजी को और पावरफुल बनाया गया है। और हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है या सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि सितंबर 2024 से पहले आपको विधानसभा के चुनाव करवाने होंगे। और हम सब जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव देखे हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को 10 साल हो चुके हैं। 2014 में है, अब 2024 चल रहा है। तो अब जब विधानसभा के चुनाव करवाए जा रहे हैं तो ऐसा आंकलन किया जा रहा है कि हो सकता है कि भाजपा की सरकार ना आए, सरकार कोई और आए, तो जो पावर्स हैं वो हमेशा एलजी के पास रहे। आपने कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर करनी है तो पहले कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी, आप वो चीफ सेक्रेटरी को लेकर का, चीफ सेक्रेटरी वो प्रपोजल एलजी के समक्ष रखेगा और एलजी फिर ओके करेगा, तभी वो ट्रांसफर होगी। यानी खासतौर पर पुलिस या होम डिपार्टमेंट पूरी तरह से एलजी के पास रहेगा, बाकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की ट्रांसफर्स भी उनके पास रहेगी। यानी सरकार का कामकाज जो होता है, एक तो आईएएस आईपीएस लॉबी करते हैं, पुलिस करती है या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज करते हैं, ये सब पावरफुल जो पावर है पूरी तरह से एलजी के पास रहेगी। और ये बात है कि ठीक इलेक्शन से पहले ऐसा, हालांकि इलेक्शन को लेकर के अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। 10 जुलाई को एक मीटिंग होनी थी, वो 11 जुलाई को की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये मीटिंग की है और जिसमें सभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू के पांडुरंग के पोले भी उसमें मीटिंग में थे और सभी 20 जिलों के जिलाधिकारी या डीसी उस मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन उससे पहले इस तरह की स्टेटमेंट आना और चुनाव से जोड़ा जा रहा है इस कदम को, तो कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खासतौर पर और केंद्र सरकार के लिए जो पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर पर नजर बनाई हुई है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कह दिया था कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसकी मेन वजह ये थी, उनको लगता था कि कहीं यहाँ भी यूटी जो दिल्ली वाली यूटी है, केजरीवाल वाला हिसाब ना हो। उसके बाद एक स्टेटमेंट महबूबा मुफ्ती का भी आया, महबूबा मुफ्ती के प्रवक्ता ने भी स्टेटमेंट दिया कि महबूबा मुफ्ती भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको पहले से ही डर था कि सभी पावर्स जो है, शक्तियां जो मेन शक्तियां वो एलजी के पास रहेंगी तो चीफ मिनिस्टर के पास क्या रहेगा। जैसे अमूमन हम देखते हैं कि आए दिन केजरीवाल और एलजी, दिल्ली के एलजी, उनके साथ टसल चलती रहती है। तो वैसी स्थितियां यहाँ पे बनेंगी, इसलिए कुछ बड़े नेताओं ने ये ऐलान किया था। हालांकि हम सब जानते हैं कि जैसे ही उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक फुल फ्लेज स्टेट नहीं मिल जाती है, तुरंत उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया था, फारूक अब्दुल्ला का, उनके वालिद का स्टेटमेंट आया था कि मैं उमर नहीं हूँ, यानी मैं कुछ भी चुनाव लड़ सकता हूँ। तो क्या ये सारी शक्तियां अगर यहाँ पर स्टेट का दर्जा दिया जाता है, राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है, प्रांत ही बना रहता है, यूटी बनी रहती है, तो क्या तब तक ये सभी शक्तियां एलजी के पास रहेंगी और उन्हीं के आधार पर ये काम होंगे? यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास रहेंगी जो, या फिर एलजी के पास रहेंगी। तो ऐसे हालात मुझे लगता है कि बने रहेंगे जो दिल्ली जैसे हालात हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम सच में ये चाहती है कि फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए और फुल फ्लेज स्टेट के दर्जे के बीच में इलेक्शन के बाद खुद राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएंगे। पहले चुनाव करवाए जाएंगे, उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम इसको लेकर के एकजुट है कि पूरी ताकतें
उस सरकार को, चुनी हुई सरकार को मिलनी चाहिए। यहाँ चुनी हुई सरकार मुझे लगता है कि जून 2018 को ढह गई थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस लिया। तब से ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए, जिसमें बार बार मैं जिक्र करता हूँ, वर्स्ट से वर्स्ट गवर्नमेंट होती है, यानी सबसे घटिया भी गवर्नमेंट, पॉपुलर गवर्नमेंट हो, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से बहुत बेहतर होती है। तो गवर्नमेंट को चाहते हैं, लोग चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम सच में ये चाहते हैं। हम पेनिट्रेट करते हैं पब्लिक के बीच में, कहते हैं कि अब कोई हमारा एमएलए होना चाहिए, उसके घर में नॉक करके सुबह जाके उसको अपनी दिक्कतें हम बता सकते। बिल्कुल। तो अब ये लोग चाहते हैं। चुना हुआ प्रतिनिधि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो किस तरह से साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश की गई, क्योंकि केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले ये बड़ा कदम जम्मू कश्मीर को लेकर उठाए हैं। एमएचए की तरफ से ये जो कुछ पावर्स हैं, जो शक्तियाँ हैं, वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको जो है ये शक्तियाँ बढ़ाई गई हैं। यानी अब अपने स्तर पर, अपने लेवल पे वो इस तरह के काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर पॉलिसी, उसको लेकर भी अब पावर्स जो हैं वो इनके पास रहेंगी। जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जिसमें आईएएस हों, आईपीएस हों, इनके स्थानांतरण, इनके ट्रांसफर भी अब यहाँ पर सीएस के लेवल पर हो सकते हैं। तो इस पे अमेंडमेंट जो है वो किया गया है। तो आगे बढ़ेंगे, अब एक और बड़ी खबर की आपके सामने रखेंगे, एक और बड़ी जानकारी इस वक्त जम्मू कश्मीर से, जहां पर डोडा में एक सड़क हादसा पेश आए हैं। दुखद खबर इस वक्त भटियाज भलेसा से ये सड़क हादसा पेश आए हैं जम्मू कश्मीर के डोडा में, जहां पर एक महिला की मौत हुई है और 17 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बेहद दुखद खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के डोडा से निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये पूरा हादसा पेश आया है। कई सारे लोग इसमें शामिल थे। अभी ये जानकारी नहीं कि ये गाड़ी कहां से कहां की तरफ जा रही थी, इस हादसे के पीछे कारण क्या है, किस वजह से ये हादसा पेश आया है, लेकिन तस्वीरें ये गवाही देती हैं कि हादसा बेहद ज़्यादा भयानक था, भीषण था। और वहाँ पर आम लोगों ने किस तरह से हादसे के बाद सभी लोगों का रेस्क्यू किया है, कुछ लोगों को बचाया भी गया है। फिलहाल वसीम गत्तू हमारे साथ, हमारे संवाददाता डोडा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वसीम, पूरी अपडेट बताइएगा इस हादसे को लेकर। बिल्कुल शीतल, देखिए अभी कुछ देर पहले, यानी कि हम 10 बजे की बात करें तो सुबह मॉर्निंग में ही यह हादसा हुआ। आपको जानकारी हम देना चाहेंगे, गुड्डू से डोडा की तरफ गाड़ी आ रही थी, मिनी बस बताया जाता है कि वहां पे हादसे का शिकार हुई, बटियाज के बिल्कुल नजदीक। अभी तक तो बताया जाता है आंकड़ा 17 लोग इस गाड़ी में सवार थे, जिसमें आपको जानकारी हम देना चाहेंगे लगभग एक लेडी की मौत हुई है इसमें। और उस इलाके के अंदर इस वक्त काफी ज्यादा लोग परेशान है और बैक टू बैक आप देख रहे हैं कि सड़क हादसे हो रहे हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान है और यह हादसा बहुत बड़ा है। बताया जाता है कि अगर ये थोड़ा उस गाड़ी को फिर से अगर थोड़ा आगे जाती, एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल इस इलाके के अंदर इस वक्त बचाव कार्रवाई जो है आवाम वहाँ की जो है वो कर रही है। साथ अपने पुलिस के लोग, आर्मी के लोग और मकामी जो लोग हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं। लोगों को वहाँ पे देख रहे हैं कि किस शख्स को ज्यादा चोट आई है, उसको मेडिकल कॉलेज डोडा भी शिफ्ट किया जा रहा है। और ये सुबह मॉर्निंग का हादसा है और ये भी बताया जा रहा है कि अगर थोड़ी गाड़ी आगे जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे का क्या कारण है, क्या कोई जानकारी अभी तक आपके सामने आई है? देखिए शीतल, ये बताना मुश्किल होगा क्योंकि डोडा हेडक्वार्टर से ये काफी दूर दराज का इलाका है और सुबह मॉर्निंग में ही ये गाड़ी डोडा की तरफ आती है। खासकर जब ठाकुर की बात करें तो इस गाड़ी में लगभग 17 लोग मौजूद थे। 17 में से एक लेडी की जो है ऑन स्पॉट डेथ हुई है। तो आंकड़ा भी बता नहीं सकते हैं परफेक्ट आंकड़ा क्या है, कितने लोगों की मौत इसमें हुई है। जो ही हमारे पास कोई बड़ा आंकड़ा आता है, हमारे पास पूरी जानकारी मिलती है, कोशिश हम करेंगे यहाँ की तो डिप्टी कमिश्नर डोडा या एसएसपी डोडा है उनसे पूरी जानकारी हम लेंगे किस कारण ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई है और जो आंकड़ा है क्या ये परफेक्ट आंकड़ा है, इतने ही लोग इस गाड़ी में थे या इससे ज्यादा थे। जी, ये कहां से किस तरफ ये गाड़ी जा रही थी और कितने लोग पुलिस में सवार थे? अभी तक तो जो घायल है वो 17 लोग हैं, एक महिला की मौत हुई है, और इसमें कितने सारे लोग सवार थे? देखिए शीतल, ये गद्दो से डोडा की तरफ आती है या खाकी की तरफ आती है, अलग अलग लोकेशन पे ये गाड़ी चलती है। जिसे बताया जाता है कि सुबह 9:30-10 बजे के करीब ये खाकी पहुंचती या बाकी सारे लोकेशन पे पहुंचती है। और ये जब गुंडो से निकली तो बटियाज के करीब ये गाड़ी हादसे में एक बहुत बड़ी खाई में चली जाती है। उसके बाद मकामी लोग इसको रेस्क्यू करते हैं, जिन लोगों ने ये गाड़ी देखी बड़ी खाई में। और खासकर की जब आप देखते हैं कि इसमें अक्सर जो सड़क हादसे होते हैं या ड्राइवर की लापरवाही देखी जाती है और बड़ी लापरवाही इसमें ये देखी जाती है। आपको याद होगा जब लोगों ने आवाज उठाई कि चाहे बाहर स्टेशन की हम बात करें, सिविल लोग जो है उन्होंने
सवाल उठा रहे थे क्रैश बैरिकेड यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें काम कर रही है। जब लोग सामने आए थे, अब हम देखेंगे तो जो हमारे अलग अलग लोकेशन है वहां पे हम देखते हैं कि क्रैश बैरिकेड भी लगाए गए हैं। आवाम को भी जो बताया जाता है कि जो खास करके मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है वो ग्राउंड पे उतरता है, खास करके ट्रैफिक विभाग के लोग, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लोगों को अवेयर करते हैं कि अगर गाड़ी में ज्यादा लोग बैठे होते हैं तो आपने ड्राइवर को जरूर बताना है। उस पर नंबर भी दिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, गाड़ी के अंदर जरूर वो नंबर दिए जाते हैं। अगर गाड़ी में वो ओवरलोड बिठाता है, खास करके अगर वो रैश ड्राइविंग करता है तो जरूर नंबर पे आप फोन कर सकते हैं और ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई की जाती है। वसीम, डोडा एक ऐसा जिला है जी, वसीम, डोडा एक ऐसा जिला है जहां पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। कहीं छोटी गाड़ी या फिर पैसेंजर्स की गाड़ी जो है वो खाई में गिर जाती है, तो कहीं ना कहीं लगातार इस तरह के हादसे नजर आते हैं। कई सारे लोग इसमें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो इस पर एक कड़ा संज्ञान जो है वो क्यों नहीं लिया जा रहा है? लगातार हादसे हो रहे हैं, लापरवाहियां होती हैं, ओवरलोडिंग होती है और स्पीडिंग होती है। क्या चीजें हैं जिस वजह से ये लापरवाहियां निकलकर सामने आती हैं? देखिए शीतल, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, ये सवाल हम भी उठाते हैं। देखिए पर्टिकुलर कुछ जगह यहाँ पे चाहे ट्रैफिक विभाग के लेके हम बात करें, चाहे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के लेके बात करें, पर्टिकुलर कुछ जगह इनमें रखी होती है जहाँ पे दिखलावे के लिए मुझे लगता है कि नाके लगाए जाते हैं। देखिए एक बहुत बड़ा हादसा आज के दिन भी है और बताया जाता है कि थोड़ा सा, मैंने आपको पहले बताया, अगर थोड़ा ये आगे गाड़ी जाती, क्योंकि मैं ग्राउंड पे खुद उतरता हूँ, खुद भी बातचीत हम लोगों से करते हैं क्या जरूरत है। अगर ये थोड़ा गाड़ी आगे चले जाती है, मुझे नहीं लगता शीतल जी 17 लोग जिस तरह से बताए जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि 17 लोग इस गाड़ी में अगर थोड़ा सा आगे ये गाड़ी जाती है तो बहुत बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जो है 40 लोगों की मौत हुई थी, तो ऐसा ही हादसा भी हो सकता था। ऊपर वाले की मर्जी, ये लोग सारे बच गए हैं, एक ही लेडीज की डेथ हुई है। तो लगातार बैक टू बैक इस तरह के हादसे, और खास करके मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा, उनको भी अवेयर होना पड़ेगा। जिस तरह से मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उनको समझना होगा कि अगर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट हम सबको जो अवेयर कर रहा है तो उस अवेयरनेस उनको ध्यान देना चाहिए। साथ ही ठीक है वसीम यहाँ जी, के जिला एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त डोडा में एक दुखद सड़क हादसा हुआ है जिसमें 17 लोग घायल हुए हैं। एक महिला की इसमें मौत भी हुई है और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। अस्पताल में उपचार के लिए उन्हें वहां पर जो है वो भेज दिया गया है। तो फिलहाल अब बात करेंगे विधानसभा के उपचुनाव को लेकर, जिसमें कल वोटिंग हुई थी और आज फिलहाल सुबह से मतगणना भी जारी है। विधानसभा के उपचुनाव 7 राज्यों की 13 सीटों पर गिनती सुबह से जारी है। अभी भी लगातार गिनती हो रही है और थोड़ी देर में ये तस्वीर भी साफ होगी कि आखिर इन 13 सीटों पर किसका कब्जा होगा, कौन ये चुनाव जीतने वाला है। तो अभी तक जो ताजा मामले या ताजा जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी 2 सीटों पर चुनाव हुए थे जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे दिखाई दे रही थी। जो बाकी बंगाल की बात करें तो वहां पर 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, वहां पर भी टीएमसी के जो वहां जो लोग हैं वो आगे दिखाई दे रहे थे। और भी कई राज्य, चाहे वो पंजाब हो या बाकी राज्य हो, वहां पर भी कांग्रेस को जो है वो बढ़त दिखाई दे रही है, आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, अंतिम रिजल्ट, अंतिम परिणाम अभी भी निकलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन थोड़े से समय के बाद ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि आखिर इन सभी सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं इस पर कौन सी पार्टी कब्जा करती है, यहां से क्या निकलकर सामने आता है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी हाल ही में खत्म हुए हैं, उसके आधार पर क्या यहां पर थोड़े से सियासी जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आएंगे या जो परिणाम है वो यहां से बदलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि ये भी मायने रखता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर किस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। भारतीय जनता पार्टी 2014 और 19 के मुकाबले 2024 में वो प्रदर्शन नहीं कर पाई थी जो पिछले 2 कार्यकाल के दौरान हुआ था। यहां पर कांग्रेस ने अपनी एक्सीलेटर को यहां पर बढ़ाया था और अपनी गाड़ी को दौड़ाया था पिछली बार 2014 की बात करें तो 44 सीटें थी, 19 की बात करें तो 52 सीटें थी और यहां पर 24 की बात करें तो 99 सीटें कांग्रेस के पास थी। तो फिलहाल 2 सहयोगी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ धनराज गर्ग हमारे सहयोगी ज्वाइन हो चुके हैं, अमित कुमार बिहार से वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल मैं देहरादून के जो हमारे संवाददाता हैं धनराज जी, उनके पास जाना चाहूंगा। धनराज, क्या स्थिति है इस वक्त की, क्योंकि मतगणना सुबह से जारी है? जी शीतल, बिल्कुल देखिए, आपको बताता चलो कि 2 विधानसभाओं के उत्तराखंड में चुनाव
हुआ था, जिससे 10 तारीख को ये चुनाव किया गया था, जिसमें बद्रीनाथ सीट है और इसके साथ ही मंगलौर सीट पर चुनाव हुआ था। और आज मतगणना है और सुबह से ही जो मतगणना है वो जारी है और लगातार मतगणना चल रही है। रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक देखा जाए कि यदि हम बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ सीट पर अभी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं यदि मंगलौर सीट पर देखें तो वहाँ बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे चल रही है और वहाँ पर बसपा का जो प्रत्याशी है उनको कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा कि आखिर ये ताज किसके सिर बंधेगा, क्योंकि दोनों ही विधानसभा पर उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव होने का कारण ये रहा है कि जो बद्रीनाथ सीट है उस पर पहले विधायक जो है कांग्रेस के थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी, इस वजह से वहां पर उपचुनाव कराया गया। और मंगलौर सीट पर जो प्रत्याशी थे वो बसपा के थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण वहां पर उपचुनाव कराया गया। लेकिन अब देखिएगा कि दोनों ही सीटों का जो मतगणना है वो लगातार वहां पर जारी है और लगभग 2 से 3 बजे के बीच कहीं ना कहीं परिणाम सामने आ जाएंगे कि आखिर किसके सिर ये ताज बनता हुआ नजर आएगा। तो क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर बीजेपी ने सभी सीटें जीती थी, 5 की 5 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन यहां पर अभी पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। अंतिम रूप में जब परिणाम निकलकर सामने आएंगे तो कहां की तरफ ये दिशा या ये जो तस्वीर है वो जा सकती है? बिल्कुल शीतल, देखिए क्योंकि बीजेपी पहले भी कहीं ना कहीं दोनों सीटों पर ही हार का सामना बीजेपी ने किया था और इस बार भी कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों ही सीटें बीजेपी के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी देखा जाए कि जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें 5 सीटें बीजेपी को मिली हैं, लेकिन जो विधानसभा चुनाव है उसके समीकरण अलग बैठते हैं और लोकसभा चुनाव के समीकरण अलग बैठते हैं, क्योंकि देश का चुनाव होता है और जो विधानसभा का चुनाव होता है वो राज्य का चुनाव होता है और इसके समीकरण अलग अलग बैठते हैं। और जो समीकरण अभी देखा जाए तो जिस तरीके से रुझान सामने आने लगे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दोनों ही सीटें बीजेपी के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। और हालांकि जो देखा जाए कि अभी जो कांग्रेस है, चाहे वो बसपा है या फिर बीजेपी है, तीनों ही पार्टी कहीं ना कहीं ये दावा कर रही हैं कि ये दोनों सीटें वो जीत कर हासिल करेंगी। और लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर दोनों सीटों पर कौन प्रत्याशी जीतते हैं, क्योंकि दोनों ही सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों को उतारा गया था और अब कुछ ही समय बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर दोनों सीटें किसके पाले में जाती हैं। ठीक है, अमित बिहार बिहार से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, बिहार की क्या सिचुएशंस हैं वहां पर, जो मतगणना हो रही है क्या ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? देखिए शीतल, बिहार में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और वो विधानसभा रुपौली विधानसभा क्षेत्र है। जैसे रुपौली विधानसभा क्षेत्र से बीमा भारती विधायक हुआ करती थी, जो लोकसभा चुनाव के दौरान उनको इंडिया गठबंधन से लोकसभा का टिकट मिला, जिसमें उनको भारी हार का सामना पड़ा। वहां से पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर थे, जीत हासिल हुई। बहरहाल अभी जो है रुपौली विधानसभा जी अमित, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी बोलिए अमित। तो देखिए चलिए, इस वक्त रोकना चुनाव के एक परिणाम निकलकर सामने आया है। जालंधर वेस्ट से जीत जो है वो दर्ज हो चुकी है। मोहिंदर भगत ने वहां से जीत दर्ज की है। तो फिलहाल पंजाब से ये निकलकर सामने आए 37,325 वोटों से जीत दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उपचुनाव जो कल हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी के विधायक ने जीत हासिल की है। तो फिलहाल ये इन उपचुनाव की पहली जीत पंजाब से निकलकर सामने आई है, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक ने जीत हासिल की है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त पंजाब से आपको बता रहे हैं, क्योंकि सुबह से ये मतगणना जारी थी और अभी परिणाम भी निकलकर सामने आ गया है। फाइनल हो गया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने फिर से कब्जा किया है। अमित, आप ही के पास आना चाहूंगा। पंजाब का रिजल्ट जो है वो साफ हो चुका है। वहां पर जिस विधानसभा उपचुनाव हुआ था वहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो चुकी है और ये खबर भी हमने दिखा दी है। तो बिहार में क्या सिचुएशंस हैं, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें, हमारे सहयोगी ने बताया कि वहां पर भी कांग्रेस जो है वो आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर देखिए शीतल, बिहार में जो रुपौली विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है तो ये काफी रोमांचक और प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। दरअसल रुपौली में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया और खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन की
जो उम्मीदवार है बीमा भारती, उसके बारे में मैं पहले अपने दर्शकों को यह बता दूं कि बीमा भारती पहले से रुपौली में विधायक रही थी और इस लोकसभा चुनाव के दौरान उनको इंडिया गठबंधन से लोकसभा का टिकट दिया गया था, लेकिन उनको भारी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। हाल अभी जो है बीमा भारती को फिर से रुपौली उपचुनाव में महागठबंधन से ही राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर वो चुनाव लड़ रही है और उनकी हालात इस बार भी विधानसभा उपचुनाव में भी ठीक नहीं है। देखिए त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, वहां से जदयू के उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं, कालाधर मंडल वहां से आगे चल रहे हैं और रुपौली से जो पूर्व विधायक रही है बीमा भारती वो तीसरे पोजीशन पर चल रही है। जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं हम आपको बता दें शंकर सिंह, वो दूसरे नंबर पे है। तो काफी रोमांचक मुकाबला हो गया है। देखिए रुपौली विधानसभा क्षेत्र पर जो है नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी समेत एनडीए के कई बड़े नेता ने काफी पसीना बहाया था अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। तो और लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह के परिणाम आए हैं तो वो एनडीए को 39 सीट जो पूर्व में था तो वो घटकर 30 सीट हो गया है। तो इसको देखते हुए रुपौली का उपचुनाव काफी मायने रखता है। और देखिए पप्पू यादव जो निर्दलीय पूर्णिया से सांसद चुने गए हैं तो उन्होंने कांग्रेस का झंडा थामा है और वो रुपौली से बीमा भारती के पक्ष में कहा कि बीमा भारती के पक्ष में ही प्रचार प्रसार उन्होंने किया और वोट मांगने की लोगों से अपील की। लेकिन बहरहाल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे पोजीशन पे चल रही है। पहले पोजीशन पे कालाधार मंडल है, जदयू के उम्मीदवार है और दूसरे नंबर पर शंकर सिंह है, निर्दलीय उम्मीदवार है। तो पहले चरण का जो मतगणना हो रहा है तो उस मतगणना में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। देखिए इससे पहले मैं बता दूं कि 10 तारीख को वहां मतदान हुआ था और आज मतगणना का कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा धनराज। उत्तराखंड में अभी तक के जो नतीजे चल रहे हैं, अभी तक जो गिनती हुई है उसके आधार पर एनालाइज किया जाए तो क्या लगता है कहां पर बीजेपी की चूक हुई, कहां पर कमी हुई कि यहाँ जो परिणाम जो गिनती हो रही है वो उनके विपरीत में हो रही है? क्योंकि विधानसभा के चुनाव उन्होंने जीते हैं, लोकसभा में 5 की 5 सीटों पर कब्जा किया है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी की जो कहा जाए कि ये हार यदि होती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका बीजेपी को उत्तराखंड के अंदर लग सकता है, क्योंकि लगातार आप देखिएगा कि बीजेपी भले ही हर समय चुनावी मोड में रहती है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जनता के बीच भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हार का सामना देखना पड़े तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो कहा जाए कि असफलता उनको हाथ लगेगी। और इसको लेकर कहीं ना कहीं मंथन लगातार बीजेपी के अंदर किया जाता है, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव भले ही 5 सीटें उत्तराखंड में बीजेपी ने जीती हों, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मंथन लगातार उत्तराखंड के अंदर जारी है। और लगातार जो है जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और इसके मायने निकाल रहे हैं कि आखिर बीजेपी को इतने कम वोट क्यों मिले। तो लाजमी है कि यदि इस पर हार होती है तो कहीं ना कहीं इसमें भी मंथन जरूर किया जाएगा। लेकिन अभी यदि देखा जाए तो जो हार का कारण है वो कहीं ना कहीं जो मंगलोर सीट की यदि हम बात करें तो वहाँ पर सिंथेटिक वोट मिलने की संभावना अधिक है, क्योंकि जो अभी प्रत्याशी वहाँ से बसपा के हैं उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, उसी के बाद वहाँ पर उपचुनाव कराया जा रहा है और उन्हीं के बेटे को वहाँ पर टिकट दिया गया था। लेकिन अब देखिएगा कि जो तस्वीर सामने आएगी उसके बाद भी कहा जा सकता है कि आखिर दोनों सीटों पर जीत कौन हासिल करती है। और यदि हम बद्रीनाथ सीट की बात करें तो बद्रीनाथ सीट पर जो राजेंद्र भंडारी हैं जो अभी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं वो ही पहले वहां पर कांग्रेस के विधायक थे, वो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक हार का कारण ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं नाराजगी जो है कार्यकर्ताओं के अंदर होगी। और ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन अपडेट को पहुंचाने के लिए। फिलहाल विधानसभा उपचुनाव की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गिनती सुबह से जारी है। पंजाब के अंदर एक सीट पर जो है वो आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है और जो बाकी राज्य हैं वहां पर गिनती जारी है और थोड़ी देर में यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मौसम को लेकर। देश के अंदर कई राज्यों में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है, तबाही देखने को मिल रही है। बाढ़ से पूरी तरह से लोग प्रभावित हो चुके हैं। तो देश में कई राज्य जो हैं वो मौसम की चपेट में आने से पूरी तरह से
जो है वो डूब चुके हैं। लगभग यूपी के अंदर बात करें तो 800 गांव जो है वो बारिश के चलते प्रभावित हुए हैं। 800 गांव बारिश की वजह से बाढ़ में डूबे हुए हैं। बाढ़ वहां पर इतनी ज्यादा है कि कोई जो स्थिति है वो पूरी तरह से पानी जो है वो लबालब हो गया है। लगभग 800 गांव प्रभावित हुए हैं। यूपी में बारिश ने तबाही मचाई है। 800 गांव डूबे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में भी लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। नैनीताल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के कुछ और इलाके हैं, कुछ और जिले हैं जहां पर बारिश ने तांडव मचाए हैं। लैंडस्लाइड हो रहा है, सड़कें बंद हो रही हैं, वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। इधर असम की बात करें, वहां पर भी लगातार मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश हो, राजधानी दिल्ली हो, वहां पर भी बारिश हो रही है। और तमाम जो राज्य हैं, उत्तर भारत के कुछ राज्य भी हैं जहां पर बारिश ने अपना प्रकोप जो है वो शुरू कर दिया है। तो फिलहाल देश के कई राज्य जो हैं वो बारिश की चपेट में आ चुके हैं। बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ और बारिश से देश के कई इलाकों में तबाही मची हुई है। हर दिन आपको अपडेट हम करते रहते हैं बारिश को लेकर। बारिश की क्या स्थिति है, कहां कहां पर इसका प्रभाव है, कौन कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और जब हमने पहले आपको खबर बताई थी उसमें बताया था कि जो आकाशीय बिजली है वो भी कहीं ना कहीं अपना काम कर रही है, यानी उसका भी नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। और कई लोगों की देश के अंदर आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है। उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहां पर कई लोगों की मौत हुई है आकाशीय बिजली गिरने से। बिहार की बात करें या बाकी राज्यों की बात करें तो वहां पर भी बिजली गिरने से जो है वो कुछ लोगों की मौत हुई है। तो अभी भी बारिश लगातार अपना साया बनाई हुई है। चलिए, उत्तराखंड से धनराज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। धनराज, उत्तराखंड की तस्वीरें आ रही हैं, बारिश वहां पर देखने को मिल रही है, लैंडस्लाइड जगह जगह पर जो है वो सड़कें भी बंद हो रही हैं। सीधा सीधा बारिश का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी चित्र बिल्कुल, देखिए मानसून की जो बारिश है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर आफत की बारिश बनकर बरसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर बारिश लगातार देखने को मिल रही है। और जिसके कारण जो लैंडस्लाइडिंग के मामले हैं या फिर पहाड़ टूटने के मामले हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में बारिश हुई थी। और बद्रीनाथ मार्ग की यदि हम यहाँ पर खासकर बात करें तो इस समय 22 जगह से बद्रीनाथ मार्ग बंद है। और पिछले कई दिनों से जो चारधाम यात्रा है वो नहीं चल पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम उसमें बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिएगा कि लगातार अभी भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि उत्तराखंड के जो 7 जिले हैं उन पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिसमें देहरादून है, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत और इसके साथ ही हरिद्वार जिला भी शामिल है। और आप देखिएगा कि यदि यहाँ पर इस तरह की बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइडिंग के मामले भी निकलकर सामने आते हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से जब अलर्ट जारी किया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा जाता है और तमाम प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर रहता भी है। और लगातार जो व्यवस्थाएं बनाने की जिम्मेदारी है वो प्रशासन के ऊपर होती है। तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा बनाई जाती हैं। तो उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं जो लोगों को खासी दिक्कतें यहाँ पर उठाना पड़ती है उससे दो चार ना होना पड़े, तो प्रशासन की ही जिम्मेदारी है कि प्रशासन समय रहते वहाँ पर जो व्यवस्था है वो बनाए। और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार आपदा प्रबंधन हो चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तमाम टीमों की बैठक लेते हुए नजर आते हैं और उनको निर्देश भी देते हैं कि इस मानसून के समय में किसी भी यात्री को कोई दिक्कत ना हो, स्थानीय लोगों को ना हो, स्थानीय लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं वहां पर बनाई जाए। और लगातार देखा भी जाता है कि जो प्रशासन है जहाँ पर इस तरह की दिक्कतें होती हैं कि जहाँ पर लैंडस्लाइड होने के मामले सामने आते हैं, ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाता है और पहले से ही वहाँ पर जो तकनीकी मशीनें हैं, पोकलैंड की बात करें, जेसीबी की बात करें या अन्य तकनीकी मशीनों की बात करें, वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। बिल्कुल धनराज, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी चल रही है और साथ में पर्यटक भी उत्तराखंड का रुख करते हैं, उत्तराखंड की कई जिलों के लिए रुख करते हैं। और उसको लेकर क्या अभी दिशा निर्देश है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि बारिश और बाढ़ का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरीके से बारिश और बाढ़ का कहर लगातार उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है और लैंडस्लाइडिंग के मामले सबसे अधिक उत्तराखंड के अंदर होते हैं, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा जाता है और तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से बनाई जाती है। और इसी तरीके से आप देखिएगा कि अभी जो चारधाम यात्रा है उस पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है और उत्तराखंड पर्यटन नगरी कहा जाता है। लगातार पर्यटक भी यहाँ पर बुक करते हैं और लगातार पर्यटक यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार के पास है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ कर चुके हैं, पहले भी कह चुके हैं
कि कहीं ना कहीं जो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता रहती है वो यही रहती है कि जो चार धाम यात्रा पे आने वाले यात्री हैं वो सुरक्षित रहें और सही रहें और उनकी यात्रा सफल हो, और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं कार्य भी किया जाता है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाते हैं। और आप देखिएगा कि लगातार जो अपील भी कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि जब भी चार धाम यात्रा पर कोई चार धाम यात्री आते हैं तो वो पहले मौसम का पूर्वानुमान जान लें, उसके बाद ही चार धाम का रुख करें और चार धाम में आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सावधानी जरूर बरतें। बिल्कुल धनराज, अभी कितने दिनों तक और इसी तरह की बारिश की संभावनाएं हैं? क्या मौसम विभाग की तरफ से कोई अनुमान जारी किया है? बिल्कुल देखिए शीतल, यदि अभी मानसून की बात करें तो मानसून अभी दस्तक दिए है, अभी काफी समय तक ये दस्तक रहेगी और माना जा रहा है कि अगस्त के महीने तक कहीं ना कहीं दस्तक रहने वाली है। और दस्तक इस बारिश के कारण कहीं ना कहीं आगे भी इसी तरह के हालात हो सकते हैं। हालांकि जो मौसम विभाग है वो 7 दिनों का पूर्वानुमान जारी करता है। और ठीक है, ओके धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बारिश को लेकर जो तमाम जानकारी उत्तराखंड से इस वक्त हमारे सहयोगी ने दी। फिलहाल सीधे आपको लिए चलते हैं यूपी, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री लाइव कर पाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि एक सही राह पर फिर से यह विश्वविद्यालय आगे बढ़ चुका है और यह राह सचमुच भारत के न्यायिक जगत के साथ साथ समाज के अलग अलग तबके के साथ यहां के उपाधि प्राप्त करने वाले जितने भी प्रास्नातक हैं, स्नातक हैं या शोध छात्र हैं, वे अपने कार्यों के माध्यम से न केवल विश्वविद्यालय को बल्कि समाज और राष्ट्र को लाभान्वित करके अपने अभिभावकों को, अपने गुरुजनों को गौरवान्वित करने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं उपाधि धारण करने वाले सभी यहां पे शोध छात्रों को, सभी प्रास्नातक छात्रों को, सभी स्नातकों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं, विश्वविद्यालय परिवार को धन्यवाद देते हुए आज के समारोह के मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का इस समारोह में आने पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ को देख रहे थे लाइव। इस वक्त लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो अपना संबोधन कर रहे थे और वहां पर कुछ और लोग भी उनके साथ शामिल हैं मंच पर। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ भी इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में मौजूद हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं और ये कार्यक्रम में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ हों, सीजेआई हों, वो भी शामिल हुए हैं। और सीजेआई जो चंद्रचूड़ हैं वो भी यहाँ पर हो सकता है अपना संबोधन दें, वो भी अपनी महत्वपूर्ण बातें कुछ सामने रखें। Chief Minister of Uttar Pradesh, Justice Arun Bansali, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad, my very dear and distinguished colleagues, judges of the Allahabad High Court, Professor Amarpal Singh, Vice Chancellor of Ram Manohar Lohia National University, all the members of the faculty, proud parents, and most importantly, the stars of today's events, dear graduates. I'm delighted to be present here today at the convocation ceremony of the Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, a significant occasion marking a return after 9 years. It is my third visit to this university. On the last 2 occasions, I came in the capacity of the Chief Justice of the Allahabad High Court. I'm also coming back to the city of Lucknow. चलिए, पंजाब उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी, मोहिंदर भगत की शानदार जीत
उपचुनाव में पंजाब के अंदर देखने को मिली है। कांग्रेस की सुरेंद्र कौर को उन्होंने हराया है, यानी यहां पर आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा कर लिया है। सुबह के समय ये गिनती जारी हुई थी, गिनती शुरू हुई थी, मतगणना शुरू हुई थी और पंजाब में अब छुपी हुई तस्वीर भी निकल चुकी है। यानी वहां पर जो सत्ता में सरकार आम आदमी पार्टी की है, उन्हीं के विधायक यहां से जो है वो जीतकर सामने आए हैं, जो विधानसभा के उपचुनाव कल हुए थे। इसके अलावा 6 और राज्य हैं, तमाम कुल मिलाकर जो 7 राज्य हैं, 7 राज्यों की 13 सीटों पर ये उपचुनाव हुए थे, जिसमें पंजाब की सीट भी शामिल थी और उस पर फिलहाल आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। उत्तराखंड पर भी नज़र बनी हुई है, इधर बंगाल की भी सीटों पर नज़र बनी हुई है और भी कुछ राज्य हैं जहां पर अभी फिलहाल गिनती जारी है। तो आपको बताना चाहेंगे, पंजाब में उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है। मोहिंदर भगत वहां से जीते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें शानदार जीत मिली है, 37,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। कांग्रेस की सुरेंद्र कौर को उन्होंने हराया है। बीजेपी ने शीतल अंगुराल को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो वहां पर पीछे जो है वो रहते हुए नजर आए थे। इधर लखनऊ में 10 किलो सोना व 1 किलो सोने के आभूषण जो है वो बरामद हुए हैं। लखनऊ से तस्करी कर ले जाया जा रहा था सोना, लेकिन वो गिरफ्त में आ चुका है, उसमें सफलता हाथ लगी है। आगरा एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया है। बरामद सोना दुबई मेड बताया जा रहा है, यानी दुबई का सोना बताया जा रहा है, जो एयरपोर्ट पर जिसे वहां पर गिरफ्त में कर लिया गया है। 10 किलो सोना और 1 किलो सोने के जो आभूषण है उसे फिलहाल यहां पर रिकवर किया है। तो ये आगरा एक्सप्रेस वे पर जो है ये सफलता हाथ लगी है, जिसमें 10 किलो सोना और 1 किलो सोने के आभूषण जो है वो बरामद किए गए। यानी लखनऊ से तस्करी कर ये सोना ले जाया जा रहा था, लेकिन तब तक इस पर जो है वो पकड़ बना ली। बरामद सोने की कीमत 8.9 करोड़ बताई जा रही है, यानी 8 करोड़ से ज्यादा। ये बहुत बड़ी कीमत है जिसमें ये कीमत बताई जा रही है। उमेश मिश्रा हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, हमारे सहयोगी लखनऊ से। उमेश, कितना सोना था और थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दीजिएगा इस खबर पर। तस्करी करके ये सोना ले जाया जा रहा था और 10 किलो सोना व 1 किलो सोने के आभूषण आगरा एक्सप्रेसवे पे टोल प्लाजा के पास है और बरामद मेड बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बरामद सोने की जो कीमत है 8.9 करोड़ बताई जा रही है। गिरफ्तार जो तस्कर है 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में पूछताछ कर रहे हैं। हर एक मामले को लेकर किस तरह से दुबई से सोना लाया गया था और तमाम जो जांच बिंदु है। चलिए उमेश, आपकी आवाज कट रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोना लगभग 8 करोड़ से ज्यादा की कीमत का वहां से बरामद हुआ है। ये बताया जा रहा है कि ये सोना जो है वो दुबई में बना हुआ है। चलिए आज के लिए न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।